चूँकि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां साल, और 75 साल को हम अमृत महोत्सव के रूप में लेते हैं, समझते हैं, जानते हैं, चाहे व्यक्ति का 75 साल हो या किसी संस्था का हो या किसी देश का हो। तो हमारे देश की आज़ादी का ये 75वां साल है जिसे हम अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। लेकिन हमारी आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी भी है। त्रासदी ये है कि हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हम बिखर भी गए। कैसे बिखरे? 2 भागों में। लेकिन हम 2 भागों में नहीं बिखरे, बहुत सारे भागों में बिखरे हैं। और जो इतिहास के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा कि भारत के 7 डिवीजन हुए, 7 बंटवारे हुए। हमारा देश अफगानिस्तान तक था एक ज़माने में। अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, नेपाल अलग हुआ, भूटान अलग हुआ, श्रीलंका अलग हुआ, बर्मा अलग हुआ, और सबसे बड़ी त्रासदी बंगाल के 3 डिवीजन हुए। वो डिवीजन कैसे हुए? एक डिवीजन हुआ 1905 में, जब अंग्रेजों ने बंगाल को कहा कि इसे 2 भागों में बांटना बहुत जरूरी है। नाम तो दिया एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से, लेकिन दरअसल उनका मानना था कि एक मुस्लिम बंगाल, एक हिंदू बंगाल, ईस्ट बंगाल को अलग किया और वेस्ट बंगाल को अलग किया। और देखिए बंगाल को क्या त्रासदी झेलनी पड़ी। वो उस वक्त देश की राजधानी थी, बंगाल देश की राजधानी थी, और सारी क्रांति जितने हम सुनते हैं क्रांति की बात, ये वो सारे बंगाल से ही हो रहे थे। बड़े बड़े क्रांतिकारी वहाँ से पैदा हो रहे थे। और सिर्फ देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानियाँ भी दे रहे थे। लोग भूल जाते हैं, हम सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं बंगाल से, लेकिन वहाँ कितनी सुभाष चंद्र बोस हुए। खुदीराम बोस को हम भूल जाते हैं, जो 18 साल का लड़का जो फांसी पे चढ़ गया। तो बंगाल से वो तंग आ गए थे अंग्रेज, और बंगाल से वो दिल्ली चले गए, वो अपनी राजधानी ले गए। फिर बंगाल का बंटवारा हुआ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ये दूसरा बंटवारा था बंगाल का। और तीसरा बंटवारा हुआ कि वो आज़ाद बांग्लादेश बन गया। मतलब 3 बंटवारे हुए बांग्लादेश के। और आज भी सांस्कृतिक रूप से पूरा बंगाल एक है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो हमारा अपना जो बंगाल का भाग हो। सांस्कृतिक रूप से एक है, सभ्यता एक है, सिर्फ उपासना पद्धति अलग है, लेकिन वो फिर भी सांस्कृतिक और सभ्यता के तौर पे वो दोनों बंगाल एक ही है। खैर, अब मैं इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ, इसलिए कि अब ये बहुत घिस गया है और सारे स्टूडेंट जानते हैं आज़ादी कैसे मिली, कैसे बंटवारा हुआ, कैसे अंग्रेज भाग गए यहाँ से और हम 2 भाग में बन गए, इंडिया पाकिस्तान। ये सबको मालूम है, इतिहास की किताबों में है, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइंस में भी हमको लगता है पढ़ाते होंगे लोग। क्या थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते होंगे। मैं आपको बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ, बहुत पीछे। अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी पढ़ाई हमारे स्कूल्स में नहीं होती है। मैं अशोका के वक्त ले जाता हूँ, चंद्रगुप्त के वक्त ले जाता हूँ, जब भारत एक विशाल देश था और जो मगध एम्पायर बहुत बड़ा माना जाता था, अफगानिस्तान तक जिसकी धूम थी वो भारत। तो और वो भारत सिर्फ एक देश नहीं था, क्योंकि यहाँ तो रजवाड़े थे, वो देश उस तरह से नहीं था जैसे हम आज देख रहे हैं, स्टेट नहीं था, लेकिन हमारी संस्कृति तो एक ही थी, सभ्यता तो एक ही थी। 712 में सिंध पर आक्रमण हुआ। उसके पहले भारत में शक आए, पूर्ण आए, पल्लव आए, ग्रीक्स आए। और बड़ी खूबसूरत बात है कि शक भी यहाँ की सभ्यता में जुड़ गए, पूर्ण भी यहाँ की सभ्यता में जुड़ गए, पल्लव भी यहाँ की सभ्यता में जुड़ गए। मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति। और यहाँ का श्रमण धर्म, उस समय श्रमण लोग थे और बौद्ध थे, श्रमण लोग थे,
और बौद्ध का बहुत बोलबाला था। और ग्रीक आए, ग्रीक में मेगास्थनीज ने नाम दिया, बाहर एक किताब ही लिखी इंडिका। और उसके बाद ये सारे लोग जुड़ते गए भारत के साथ और हमारी संस्कृति के साथ। लेकिन 712 में अरब से एक आदमी आया, 18-20 साल का नौजवान कासिम। और कासिम ने सिंध पर अटैक किया और वहां के राजा दाहिर को हरा दिया और राजा दाहिर की गर्दन काट ली और अपना झंडा फहरा दिया और कहा कि हम तुम्हारी सभ्यता को नहीं मानते, हम तुम्हारी संस्कृति को नहीं मानते, हम अपनी संस्कृति को मानते हैं जो तुमसे बेहतर संस्कृति है, यानी इस्लाम। और वहां से एक डिवीजन हमारा शुरू हुआ, जो एक सभ्यता में, एक संस्कृति में हम जुड़े हुए थे। एक दूसरी संस्कृति आई जो बाहर से आई थी, अरब से आई थी, और वो मुल्तान तक गए। पता नहीं कितने कितने आक्रमण हुए। वो चाहे वो मुगलों के, मुगल अभी नहीं आए थे, मुगल तो बहुत बाद में आए, वो टर्की से आए थे। और इसके बाद बहुत सारे आक्रमण होते गए विदेशों से, और हमारे जो पुरातन ज़माने के जो मंदिर है लूटे गए, हमारे पुरातन विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, उसे जला डाला गया। तक्षशिला, उसे जला डाला गया। मतलब कि यहाँ की परंपरा, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति सबको नष्ट करने की कोशिश हुई। मतलब विभाजन सिर्फ देश का नहीं होता, विभाजन आपकी सभ्यता का भी होता है और आपकी संस्कृति का भी होता है। तो ये बहुत लंबे दौर तक चला। फिर हमारे यहाँ एक नई संस्कृति आई, अंग्रेजों की संस्कृति आई, ब्रिटिश आए। तो हम लोग ब्रिटिशर्स को बहुत गालियाँ देते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी दूसरी बात करूँगा कि उन्होंने ये किया, वो किया, लेकिन मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेता हूँ और उनकी तारीफ भी करता हूँ। अंग्रेज़ों के आने से हमारे यहाँ ब्रिटिश एजुकेशन आया। ब्रिटिश एजुकेशन आने के बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो कुरीतियाँ थी, खासकर हिंदू समाज में, सती प्रथा खत्म हुई। अंग्रेज़ों ने इसे ख़त्म करवाया और यहाँ पर जो नए CRPC एक्ट वगैरह जो बने, वो अंग्रेज़ों ने बनाया। फिर आदिवासियों के लिए जो सबसे बड़ी बात थी, CNT एक्ट, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। क्या सिन्हा साहब, CNT एक्ट जो है आदिवासियों के लिए, वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। वो मुगलों का नहीं दिया हुआ है, हिंदुस्तानियों का नहीं है, वो अंग्रेज़ों ने दिया। और अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के बीच में जो काम किया, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि मुंडारी भाषा में जो कविताएं हैं, जो गीत हैं, मुंडारी का इंसाइक्लोपीडिया फादर हॉफमैन ने 16 वॉल्यूम में उस किताब को लिखा। तो आदिवासियों के बीच अंग्रेज़ों ने बहुत काम किया, खासकर पादरियों ने बहुत काम किया। और उसके बाद जो हमारे यहाँ जेसुइट फादर्स आए, उनकी वजह से लोग अंग्रेज़ी पढ़ने लगे। तो अंग्रेज़ी पढ़ने से क्या हुआ कि लोगों का जो विंडो खुल गया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जन्म हुआ वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। A.W. ह्यूम, यही नाम था ना, A.W. ह्यूम। उन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई, तो इसलिए नहीं बनाई कि वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े। वो उन्होंने इसलिए बनाई थी कि एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों का एक ग्रुप होगा, एक समाज होगा, और चाय पानी होगी, गपशप होगा, कुछ लिटरेरी, कुछ इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होंगे। ये अलग बात है कि गोखले और पंत और नौरोजी ने उसे एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया, और बाद में फिर हम लोग सारी कहानी जानते हैं कि कैसे गांधी जी आए और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ों ने काम भी किया। और जैसे उन्हीं के एजुकेशन का मामला था कि सावित्रीबाई फुले वो पहली शिक्षिका बनी हिंदुस्तान में, और महिला एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। तो और जो वर्गों का जो तफरका था हमारे बीच में, जो छुआछूत और जातियों का भेद, उसको भी बहुत कुछ कम किया अंग्रेज़ों ने आकर के।
अंग्रेजों ने रेल दिया, रेल से क्या हुआ कि आपका देश जुड़ गया। पहले देश जुड़ा हुआ नहीं था, बहुत दूर दूर का सफ़र करना पड़ता था। और इंजीनियरिंग कमाल देखिए कि हावड़ा ब्रिज दिया, जो आजकल भी हम मानते हैं कि वो कमाल की चीज़ है जो अंग्रेज़ों ने दिया। तो ठीक है, वो कॉलोनियल थे, वो जहाँ जहाँ गए, वो चाहे वो अफ्रीका में गए तो अफ्रीका में और ख़ासकर वेस्ट इंडीज़ में वो मिस्टर ब्राउन को ले गए। और मिस्टर ब्राउन का वही काम था जो मकाले का था, जो भारत में मकाले आए थे। मकाले ने सोचा कि भारतीयों को क्लर्क बनाना है, ऑफिस स्टाफ बनाना है, तो उसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखला दो और इतना सिखला दो कि वो क्लर्क का काम करने लगे। वो नहीं जानते थे धीरे धीरे यही लोग कुछ ज़्यादा अंग्रेजी जान जाएंगे, कुछ डेमोक्रेसी के बारे में जान जाएंगे, दुनिया के बारे में जान जाएंगे। और मिस्टर ब्राउन ने वेस्ट इंडीज में ही काम किया था, लेकिन देखिए वहाँ भी चीनी आए, बहुत बड़े लेखक हुए जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लिखना शुरू किया, उपनिवेशवाद के खिलाफ लिखना शुरू किया। तो अगर वो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते तो शायद उपनिवेशवाद से लड़ाई नहीं कर पाते। इसलिए मैं अंग्रेजी को भाषा नहीं कोड मानता हूँ, वो कोड है, अब वो भाषा नहीं है, कोड है। तो ये सारी बातें हुई और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, जो देश की आज़ादी हमारी मिली, तो उसके पहले ये 20वीं शताब्दी क्रांतियों का दौर रहा है और 3-4 क्रांतियाँ हो चुकी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, बोल्शेविक रिवोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी और बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को देख चुके थे। तो ये क्रांतियों का दौर है। और 1942 में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इतना बड़ा आंदोलन जो समझना आज के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो आंदोलन कैसे चला। और उस आंदोलन में जब हिंसा का प्रवेश हो गया तो गांधी ने कहा अब ये आंदोलन हम नहीं चलाएंगे। गांधी चूँकि हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते थे और वो चाहते थे कि हमारा आंदोलन अहिंसक हो। तो और देखिए गांधी का चमत्कार कि नोआखली में जब कॉमन राइट्स शुरू हुए तो नोआखली बंगाल का इलाका है, ईस्ट बंगाल का, और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा। लोगों ने मना किया, कहा कि नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ राइट्स हो रहे हैं। और गांधी जैसा चमत्कारी पुरुष जैसी वहाँ पहुँचा, जैसी गांधी जी वहाँ पहुँचे राइट हो गया। और पर्दा नशीन औरतें जो मुस्लिम औरतें थी वो घरों से झांक झांक के देख रही थी कि कौन जादूगर आ गया, ये कौन मैजिशियन आ गया। तो उस आदमी में इतना चमत्कार था कि कैसे इस देश को बनाया जा सके, कैसे इस देश को। और उस समय हिंदू मुसलमान वाली बात शुरू हो गई थी जब एक आदमी जिसका नाम था रमजान अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, विद्वान आदमी था, और उसने पाकिस्तान की अवधारणा पेश की और कहा कि पाकिस्तान बनना चाहिए। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जिन्ना ने कहा, जिन्ना वाले नेशनलिस्ट, वो पार्टीशन नहीं चाहता था शुरुआती दौर में, और जिन्ना ने कहा यह आदमी पागल हो गया है, तो किस पाकिस्तान की बात कर रहा है। लेकिन रमजान अली की वो बात बहुत दूर तक गई और ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, या शायद मालूम है वो बताना नहीं चाहते, कि पाकिस्तान के पीछे एक बड़ी सोच शायर इकबाल की भी थी। शायर इकबाल ने भी इस अवधारणा को जन्म दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी ये चीज़ जड़ पकड़ने लगी और लगा कि मुस्लिम और हिंदू दो कौम हैं, दो अलग अलग कौम हैं। और मुस्लिम लीग पार्टी बनी जिसने कहा कि हमारा एक अलग देश होना चाहिए, हमारा अलग संविधान होना चाहिए, हम शरिया के हिसाब से चलेंगे, हमारे यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए। और इसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो गई और कांग्रेस पार्टी चाहती थी मेल मिलाप, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे थे। हमारे बीच कुछ हिंदू संगठन भी थे जिन्होंने कहना शुरू किया कि हम दो कौम हैं, सिर्फ आप मुसलमानों को दोष नहीं दे सकते,
लेकिन कुछ हिंदू लोग भी करने लगे कि हम 2 कौम हैं और 2 कौम एक साथ नहीं रह सकते। तो समझिए कि ये जो बीज है बंटवारे का और हमारे खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था कि देश को कैसे तोड़ दिया जाए, बहुत दूर एक आदमी रेडक्लिफ लेके बैठा हुआ था नक्शा। रेडक्लिफ ने कहा बस ये पार्ट है पाकिस्तान। और आपको ताज्जुब होगा, पाकिस्तान मांगा था बिहार और यूपी के मुसलमानों ने, बंटवारा हो पंजाब का। पंजाब ने नहीं मांगा था बंटवारा, ये बहुत त्रासदी है। पंजाब ने कभी बंटवारा नहीं मांगा, पंजाब का हो गया बंटवारा और बिहार और यूपी के लोग यही रह गए। तो ये त्रासदी हुई और उसके बाद जो लड़ाइयाँ हुई, लाखों लोग मारे गए। कहते हैं लोग 20 लाख लोग मारे गए, 20 लाख, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और उसमें हिंदू भी मरे और मुसलमान भी मरे और सिख भी मरे। और आपको पार्टीशन के बारे में साहित्य भी बहुत हमने लिखा है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ, उपन्यास, आपको सब चीज़ मिल जाएगा। जैसे खुशवंत सिंह का ए ट्रेन टू पाकिस्तान, आप देखिए उसमें कितनी खूबसूरती से उन्होंने प्यार की कहानी बनी है कि प्यार के सामने मजहब कुछ नहीं होता और देश भी कुछ नहीं होता। उसके बाद विष्णु साहनी का उपन्यास है तमस, जिस पर फिल्म भी आई, वो देख लीजिए कैसे लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाते थे उस वक्त, जो आज तक चल रहा है। बड़ा आसान है, हिंदू मंदिर में गाय का गोश्त फेंक दीजिए और मस्जिद में आप सुअर का गोश्त फेंक दीजिए, बहुत आसान है। तो ये जो है उस वक्त जो चल रहा था वो आज भी चल रहा है। बेमतलब की बातों में लोगों को उलझा के रखो कि बाकी चीज़ों से लोग वास्ता नहीं रखें, जो एक नैरेटिव सेट कर दो हिंदू मुसलमान का, वो तो चल रहा है। फिर आप अमृता प्रीतम का पिंजर, पंजाबी में है वो, और हमारे अपने शहर की महुआ माजी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है बांग्लादेश के, बंगाल के विभाजन पर, मैं बोईशल्ला, वो किताब देखिए। और फिर उसके बाद चमन नाहल साहब रावलपिंडी के रहने वाले थे, जहाँ के हमारे बलवीर दत्त जी हैं पत्रकार। और चमन नाहल ने किताब लिखी आज़ादी, और आज़ादी की कहानी यह है कि वो एक परिवार था, पैसे वाला परिवार था, उसका बिजनेस था, और वो देख रहा था ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हिंदू लूटे जा रहे हैं, और उन्हें लगता था कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। और एक रात वो लोग उनके हाथ गए और उसी रात वो फिर छोड़ छाड़ कर भाग गए पाकिस्तान। तो ये बड़ी ट्रैजिक कहानी है आज़ादी की। फिर आग का दरिया, कर्तुल हैदर का, कर्तुल हैदर ने तो सभ्यता और संस्कृति भारत की लिखी है उसमें, फिर कैसे इसका जन्म हुआ, ये सारी चीज़ें लिखी हैं आग का दरिया में। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है तो आप ये भी किताब ले सकते हैं, के अब्बास का इनकलाब, जिसमें एक हिंदू और मुस्लिम के प्यार की कहानी है, और बड़ा उसमें बहुत ही अर्थपूर्ण बातें लिखी गई, प्रोग्रेसिव बातें लिखी गई। तो अंग्रेज़ों ने तमाम रजवाड़ों को से पूछा कि भाई आप कहाँ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। और जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते थे वो हिंदुस्तान में रह गए, जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे पाकिस्तान में चले गए। और बहुत सी जगहों को हमने खुद मिलाया उन लोगों को हिंदुस्तान के साथ। और स्टेट की जो अवधारणा है, स्टेट नेशन थ्योरी अंग्रेज़ों ने दी, स्टेट नेशन थ्योरी। पहले स्टेट नेशन थ्योरी नहीं थी। अब जैसे कि शिवाजी मराठों के लिए लड़ रहे थे, औरंगजेब से मराठों के लिए लड़ रहे थे, वो कोई स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं थी, ये तो बहुत बाद में ये चीज़ें आई। और राजस्थान में राजपूत भी लड़ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें एक स्टेट के लिए नहीं थी, वो अपने रजवाड़ों के लिए थी। बाद में धीरे धीरे जब अंग्रेज़ आए, ब्रिटिश हुकूमत आई, तब स्टेट की बात होने लगी, नेशनहुड की बात होने लगी और राष्ट्रीयता की बात होने लगी।
और बहुत अजीब हमारा है कि जब मुगल शासन था तो एक चीज लोग नहीं सोचते हैं कि अगर उस वक्त देश की आज़ादी की लड़ाई क्यों नहीं हुई। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई जब मुगल शासन था, हम उस समय जाजिया दे रहे थे, हमें जिम्मी कहा जाता था, और 1857 की जो लड़ाई थी जो फ्लॉप हो गई, आप किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो सल्तनत किसकी बनती? बहादुर शाह जफर की। यानी कि आप उसको एक्सेप्ट कर चुके थे। और हमारे यहाँ धर्मग्रंथ लिखे जा रहे थे, बड़े बड़े धर्मग्रंथ लोग लिख रहे हैं, इतिहास की किताबें नहीं लिख रहे। ये बहुत दुखद है कि हमारे भारत में इतिहास की बहुत कम किताबें लिखी गई उस वक्त, बहुत कम। और ये जो शब्द है हिंदू, ये शब्द तो अल-बरूनी का दिया हुआ था। अल-बरूनी जो एक अरब से आया हुआ ट्रैवलर था, उसने हिंदू शब्द का ये हिंदू शब्द उस समय था ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग के यहाँ जो इतिहास है, सभ्यता है, संस्कृति है, बहुत पुरानी है। जैसे श्रमण संस्कृति थी, बौद्धकालीन भारत था, उस समय आजीवक भी थे और जैन भी थे। उस समय का कैसा भारत था, फिर जब मुगल आया उस समय का कैसा भारत था, फिर जातियाँ कैसे बनी, ये सारी चीज़ें बड़ी फैसिनेटिंग है। हिंदुस्तान के जैसे तो कोई देश ही नहीं पूरी दुनिया में। फिर आज कैसे मल्टी कल्चरल हम लोग होते जा रहे हैं, फिर कैसे हम लोग बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की बहुत पुरानी बात होती है, मल्टी कल्चरल जहाँ सब लोग एक साथ रहें। जैसे अमेरिका में सब लोग हैं तो मल्टी कल्चरल कंट्री हो गई, ऑस्ट्रेलिया मल्टी कल्चरल हो गई, और हमारे यहाँ भी मल्टी कल्चरल हो गई। तो और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश, ये पूरी दुनिया, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया ट्राइबल्स की दुनिया है, आदिवासियों की दुनिया है, जिस पर बहुत जुल्म हुआ। अमेरिका में आदिवासियों का राज था, और दो लोग गए, पिस्टल निकाला और आदिवासियों से कहा गो बैक, नो दिस इज आवर कंट्री। वो अमेरिकन आ गए। ऑस्ट्रेलिया में यही हुआ, न्यूजीलैंड में यही हुआ, भारत में भी हुआ। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस झारखंड में भी ऐसी कोई किताब नहीं है स्कूलों में जो पढ़ाई जाए कि झारखंड का क्या रोल रहा, झारखंड के आदिवासियों का शोषण कैसे हुआ, कौन कौन क्रांतिकारी हुए, कुछ भी नहीं है। हम बच्चों को नहीं पढ़ाते और कहते हैं कि यहाँ शोषण हो रहा है। आज भी शोषण हो रहा है, आज भी CNT एक्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया।